हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है हमारा टॉपिक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुणों को लिखे। मतलब मेंटली हेल्थ पर्सन के क्या कैरेक्टर होते हैं उसको लिखे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न गुण एवं लक्षण पाए जाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पूछा गया, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा सेल्फ इवोल्यूशन, आत्म मूल्यांकन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि उन्हें स्वयं में मौजूद गुण और दोषों की भली भांति पहचान होती है। अतः वह अपने सीमा क्षेत्र के बाहर कोई कार्य नहीं करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में जो है आत्म मूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है। मतलब खुद के अंदर जो भी गुण है उसे पता होता है, मेरे अंदर क्या अच्छा गुण है, क्या बुरा गुण है, क्या अवगुण है, क्या गुण है। कहा गया है उसमें उन्हें स्वयं में मौजूद गुण एवं दोषों की भली भांति पहचान होती है। अतः वह अपने सीमा क्षेत्र के बाहर कोई कार्य नहीं करते हैं। जब उसे पता होता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो अपने सीमा के अंदर ही रहते हैं। सीमा के बाहर कोई भी कार्य नहीं करते हैं, लिमिट में रहते हैं। अगला पॉइंट है एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी मतलब समायोजनशीलता। व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते ही रहता है। वही कहा गया अनुकूल परिस्थितियों के साथ मतलब अच्छी परिस्थितियों के साथ विपरीत मतलब बुरी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि का चतुराई से प्रदर्शन पर प्रभावपूर्ण समायोजन कर लेता है, जिससे उनका जीवन सुखमय और आनंदमय बना रहता है। व्यक्ति सुख हो या दुख सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से धैर्य रखकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। उसमें घबराते नहीं है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो जल्दी घबराते नहीं है। उसके अंदर पेशेंस होती है, बुद्धि होती है, और उस बुद्धि का जो है वह पूर्ण उपयोग करता है और समायोजन करता है, उस जिससे जो है उसका जीवन सुखमय और आनंदमय भी बना रहता है। यदि मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति रहेगा या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, उसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, उसका जो है इंटेलिजेंस लेवल भी कम होगा। अगला पॉइंट है इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता। ऐसे व्यक्ति संवेगात्मक रूप से परिपक्व होते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले संवेगात्मक प्रदर्शन परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार ही होते हैं। संवेगात्मक स्थिरता, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे उसका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल जो संवेगात्मक स्थिरता है, वो जो उनके द्वारा किए गए संवेगात्मक परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार होंगे। मतलब जब भी कोई अच्छी वाली बात होती है उसके आगे जो है कैसा प्रदर्शन करना चाहिए, कैसा इमोशंस रखना चाहिए। यदि दुख का परिस्थिति है तो उसके आगे कैसा जो है इमोशन रखना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को पता होता है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति होता है उसे ये सब पता नहीं होता है कि दुख में क्या व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किसके आगे क्या बोलना चाहिए। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को ये पता नहीं होता है। वे अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना धैर्य और अपने संवेगों पर उचित नियंत्रण रखते हुए करते हैं। उसके जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, जैसा भी कंडीशन हो, वह धैर्य और अपने इमोशंस पर उचित कंट्रोल करता है और उसका सामना करता है। न कि
यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो दुख को लेकर बैठा नहीं रहता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, समझदार होते हैं, वो दुख को लेकर बैठे नहीं होते हैं, उसे कार्य करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है गोयल डिटर्मिनेशन, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में क्या, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारण करके चलते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही व्यवस्थित होता है। उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार ही होते हैं। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उसका कुछ न कुछ गोल होता है, कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, और अपने जीवन में जो है वो अपने लक्ष्यों को निर्धारण करके चलते हैं। जिसके लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो वो नॉर्मल है, वो सामान्य व्यक्ति है। जो अच्छा इंसान होता है, मेंटली हेल्थी पर्सन होता है, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य को निर्धारण करके चलते हैं, और वो अपने आगे जो भी कार्य करता है वो अपने लक्ष्य के द्वारा निर्धारित किए गए ही कार्य करता है। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। वो अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य न खोकर उनका सामना पूरी चतुराई से करते हैं। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास होता ही होता है, वो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। उसके जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल का मतलब खराब परिस्थिति, बुरा परिस्थिति आता है, उसके आगे धैर्य नहीं खोता, पेशेंस रखता है, उसका सामना करता है, जो कि मेंटली हेल्थ पर्सन रहता है। अगला पॉइंट है रेगुलर लाइफ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित होती है। रेगुलर लाइफ मतलब नियमित जीवन। वे अपने जीवन के हर काम को बड़े स्वाभाविक तरीके से तथा बिना किसी उलझन के पूरा कर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या का खान पान, पहनावा आदि सब कुछ नियमित परिस्थितियों के अनुसार होता है। मानसिक रूप से जो भी स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी जो रेगुलर लाइफ होती है, जो रोज़ की लाइफ होती है, वह सुव्यवस्थित होती है, उसका रूटीन बना होता है। वो अपने जीवन के कोई भी काम बड़े स्वाभाविक तरीके से बिना मतलब किसी भी उलझन के पूरा कर लेते हैं। उसके लाइफ में ज़्यादा उलझन नहीं होता है, वो क्योंकि वो समझदार होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, तो उसके जीवन में जल्दी उलझन नहीं होता है। वो किसी भी काम को बड़े स्वाभाविक तरीके से कर लेते हैं। उसका एक रूटीन बना होता है रेगुलर लाइफ में। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या, उसका खान पान, पहनावा आदि सब कुछ नियमित और परिस्थितियों के अनुसार होता है। परिस्थितियों, खान पान जो है उसका कंटिन्यू होता है, टाइम पे होता है, जो भी परिस्थितियों के अनुसार होता है, नियमित होता है। अगला पॉइंट है हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज और संस्कृति द्वारा मान्य तरीकों एवं विधियों द्वारा ही यौन संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इनका जीवन अत्यधिक सभ्य, सुसंस्कृत और सदाचारी होता है। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी, लैंगिक परिपक्वता होती है, वो एक विधियों के अनुसार ही जो है यौन संतुष्टि प्राप्त करते हैं। मतलब गंदे काम नहीं करते हैं, जैसे गुंडा मवाली लोग करते हैं, दूसरे लड़कियों के साथ, दूसरे की बेटी या फिर दूसरे की बहन के साथ जो भी गंदे तरीके से बात करते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ये सब नहीं करता है। वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग यौन संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं।
इनका जीवन अत्यधिक सभ्य, सुसंस्कृत और सदाचारी होता है। इसका जीवन बहुत अच्छा होता है, सुसंस्कृत और अत्यधिक सभ्य होता है। अगला पॉइंट है संतुलित इच्छाएं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की धन, शोहरत, सम्मान संबंधी अभिलाषाएं निश्चित सीमाओं से ही केंद्रित होती है। उसे अपने स्तर के अनुसार ही सम्मान एवं प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। संतुलित इच्छाएं, जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, पास जितना भी धन, शोहरत, दौलत जितना भी होता है वो एक निश्चित सीमाओं से ही केंद्रित होते हैं। मतलब उसमें ही वो खुश होते हैं। उसे ज़्यादा फालतू की कोई भी इच्छा नहीं होती है। फालतू में बहस नहीं करते, फालतू का दिखावा नहीं करते। वो अपने ही सीमाओं में केंद्रित होते हैं, उसमें ही वो खुश होते हैं। उसे अपने स्तर के अनुसार ही सम्मान एवं प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। वो ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश नहीं करते। उसके पास जितना भी है वो उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, जो भी मेंटली हेल्थ पर्सन होता है। अगला पॉइंट है सेटिस्फैक्टरी टेंडेंसी, संतोषी प्रवृत्ति। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में संतोषी प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अपने व्यवसाय, घर, परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर आदि से संतुष्ट होते हैं। सेटिस्फैक्टरी टेंडेंसी में क्या है, जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें सेटिस्फैक्टरी टेंडेंसी पाई जाती है, संतोष की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपने व्यवसाय, वो जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस व्यवसाय करते हैं उससे वो खुश होते हैं, उससे उसे संतुष्टि रहती है। घर, परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर आदि से संतुष्ट होते हैं। कोई भी फालतू के काम नहीं करते, फालतू का दिखावा नहीं करते, जितना है उतना भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये संतोषी प्रवृत्ति, जितना है उतना में ही संतोष होकर रह लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। हमने अभी देखा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण थे। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण थे संतोषी प्रवृत्ति, व्यक्ति के पास जितना भी है व्यवसाय, घर, परिवार, इनकम, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर आदि से ये संतुष्ट होते हैं। संतोषी प्रवृत्ति में संतुलित इच्छा, जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें संतुलित इच्छाएं पाई जाती है। उसकी इच्छा एक सीमाओं में केंद्रित होती है। फिर था हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो एक समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्य तरीकों से, मतलब विवाह के द्वारा ही वो यौन संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं। वो गंदे तरीके से काम नहीं करते हैं। फिर था हमारा सेल्फ इवोल्यूशन, था समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, गोयल डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेगुलर लाइफ। ये सब था हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। ये सब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। अब हम देखेंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण लिखे। मेंटली इल पर्सन के क्या कैरेक्टर होते हैं उसको लिखे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में निम्न लक्षण उपस्थित रहते हैं। आत्ममूल्यांकन का अभाव, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण थे उसका जस्ट विपरीत है, जस्ट उल्टा है। उसमें आत्ममूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में जो आत्ममूल्यांकन का अभाव होता है।
तो हम देखते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन की क्षमता अनुपस्थित होती है। उसे या तो स्वयं में दोष ही दोष दिखाई देते हैं या गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो आत्ममूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है, उसे पता नहीं होता है कि मेरे अंदर अच्छाई है या बुराई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है वो स्वयं में या फिर अपने आप को गलत ही समझेगा या फिर अपने आप को सही ही समझेगा। ये होता है आत्ममूल्यांकन का अभाव। ऐसे व्यक्ति अपने वातावरण एवं जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थितियों के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, सुख या दुख के, उसके साथ समायोजन नहीं कर पाती, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, जल्दी ही घबरा जाते हैं। मान लीजिए कोई भी दुख की परिस्थिति है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी तरह का घटना हो गया है, तो वो घबरा जाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं, वो उस तरह का एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, भरपूर होता है। लेकिन मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। उनमें अपने स्तर से बहुत ज़्यादा मात्रा में सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होती है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति वो ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहता है, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी घबरा जाता है, लेकिन अपने लेवल से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिष्ठा पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, जबकि उस तरह से वो कार्य नहीं करना चाहता है और नहीं कर पाता है। इसकी दिनचर्या अनियमित और अव्यवस्थित होती है। जब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो रेगुलर होती है, जबकि इसकी दिनचर्या रेगुलर नहीं होती है, कंटिन्यू नहीं होती है। इसकी मर्जी जो मन में आए वही करते हैं, इसकी लाइफ जो है रेगुलर नहीं होती है। इसका खान पान पहनावा जो भी होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, अनियमित और अव्यवस्थित होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उनमें परिस्थितियों के अनुसार संवेग प्रदर्शन करने की क्षमता का अभाव होता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति के घर में अचानक कोई दुर्घटना हो जाता है, उस पर किस तरह से संवेग प्रदर्शन करना चाहिए, हंसना चाहिए या रोना चाहिए, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को पता नहीं होता है। मतलब संवेगात्मक रूप से वो अस्थिर होते हैं, उसमें संवेगात्मक प्रदर्शन करने की क्षमता का अभाव होता है। अगला पॉइंट है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक, ये तो हो गया हमारा। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूपेण लक्ष्यहीन होता है। मैंने बताया था जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है जिसको वह निर्धारण करके चलते हैं। लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन जो है लक्ष्यहीन होता है, उसके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो एकदम सिंपल जीवन जीता है। अगला पॉइंट है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व असंतुलित होता है, जबकि जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में संतुलित इच्छाएं पाई जाती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व असंतुलित होता है, उनमें यौन संबंधी अपरिपक्वता पाए जाते हैं। उसे यौन इच्छा की पूर्ति के दौरान सामाजिक एवं पारिवारिक बंधनों से कोई सरोकार नहीं होता है। जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी का अभाव होता है, मतलब लैंगिक परिपक्वता नहीं पाई जाती है। उसे यौन इच्छा की पूर्ति के दौरान जो है
सामाजिक एवं पारिवारिक जो भी हमारा कल्चर होता है कि यौन इच्छा की पूर्ति शादी या फिर शादी से ही संपन्न होता है, लेकिन जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कोई गलत काम कर बैठता है, किसी भी लड़की के साथ किसी भी लड़की को छेड़ देता है, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है। इसी के कारण जो है हमारे देश में बलात्कार जैसे प्रवृत्ति होती है लोगों में। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के विभिन्न ज्ञानात्मक कार्य जैसे कि चेतना, सोच, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, तार्किक शक्ति, याददाश्त आदि बाधित होते हैं। जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें विभिन्न ज्ञानात्मक कार्य, चेतना, सोच, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में जो है याददाश्त की कमी होती है, उसमें जो भी तार्किक शक्ति होती है उसकी कमी होती है, इंटेलिजेंस लेवल की कमी होती है, परसेप्शन की कमी होती है, उसका थिंकिंग जो है उसका अच्छा थिंकिंग नहीं होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल भी कम होता है, तार्किक शक्ति की कमी होती है, याददाश्त की कमी होती है, जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य के अधिकतर कार्य प्रेरणाओं के कारण होते हैं। ज़्यादातर मनुष्य में एक ही समय में एक से अधिक प्रेरणाएं उठती है, जिससे उनके मन में दुविधा हो जाती है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसी स्थिति को मनोवैज्ञानिक भाषा में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मानसिक द्वंद्व संघर्ष कहा जाता है। मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है, जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता है या करता है, तो उसके अधिकतर कार्य जो प्रेरणाओं के कारण यानी मोटिवेशन के कारण होता है। व्यक्ति अधिकतर कार्य जो मोटिवेशन के कारण ही करता है या कर पाता है। और इस प्रॉब्लम क्या है, जब ज़्यादातर मनुष्य जो है एक ही समय में बहुत सारे मनुष्य के मन में जो है एक ही समय में बहुत सारे प्रेरणाएं उठती है, बहुत सारे मोटिवेशन उठने लगते हैं, जिससे उनके मन में दुविधा हो जाती है। सपोज दैट आपका फाइनल एग्ज़ाम एक मंथ के बाद है, तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ ले, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को भी पढ़ ले, थोड़ा सा वो सब्जेक्ट भी पढ़ ले। ऐसे करते करते जो है मन भटक जाता है, पढ़ने का मन नहीं होने लगता है, कुछ से कुछ मन में आ जाता है, फालतू सब चीज़ें सोचने लगते हैं, क्या होगा नहीं होगा, याद नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ के कारण जो है मन में दुविधा हो जाती है और व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सोचने लगता है। तो इसी चीज़ को जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और जब हम ये सब सोचने लगते, थोड़ा सा ये पढ़ ले, थोड़ा सा वो पढ़ ले, तो हमारे मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, टेंशन हो जाता है। और जो हम लोग ये निश्चित नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे इसी मन में जो है जो भी दुविधा उत्पन्न होती है, इसी स्थिति को जो है मनोवैज्ञानिक भाषा में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मानसिक द्वंद्व या संघर्ष कहा जाता है। कर्ट लेविन के अनुसार, कर्ट लेविन मनोवैज्ञानिक है, जो कि उसने डिफाइन किया है संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्ति प्रेरणा एक ही समय में कार्यरत होती है। इसका मतलब है जब व्यक्ति कोई भी कार्य करना चाहता है तो उसके मन में विरोधी और समान शक्ति प्रेरणा एक ही समय में कार्यरत होती है। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो मोटिवेशन और विरोध एक ही समय में
प्रेरित एक ही समय में उठती है हमारे मन में। पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही समय में हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हम तय नहीं कर पाते कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाता है। आगे पॉइंट है कारण। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण हो सकते हैं? फिजिकल कॉजेज, भौतिक कारण। भौतिक कारण में हमारा होता है भोजन की कमी। जब हम अच्छे तरीके से भोजन नहीं करेंगे, टाइम पे भोजन नहीं करेंगे, 24 आवर में हम एक बार भोजन करेंगे, तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाएगी। मेरे अंदर सोचने की उतनी क्षमता, अच्छे से हम नहीं सोच पाएंगे, सोचने की क्षमता की कमी हो जाएगी। पालन पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा की कमी। स्वास्थ्य, यदि हम भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, हमारे बॉडी को जो है प्रचुर मात्रा में एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, जिससे हम अच्छे काम भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। खराब आवासीय अवस्था। हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, वो आसपास के जगह, आसपास के वातावरण, माहौल वो अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा सोच पॉजिटिव हो सकता है, तभी हमारा थिंकिंग जो है अच्छा हो सकता है। फिजिकल कारण में इतना ही था, भोजन की कमी। हमें कंटिन्यू भोजन करना चाहिए, कम से कम 3 बार भोजन करना चाहिए एक दिन में। पालन पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा की कमी। जब भी हम अच्छे तरीके से अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। खराब आवासीय व्यवस्था। हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाकर रखेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, आसपास के वातावरण को अच्छा बनाकर रखेंगे, माहौल को अच्छा बनाकर रखेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे। बायोलॉजिकल कारण मतलब जैविक कारण। हमारा बायोलॉजिकल कारण में क्या हो जाता है? यौन इच्छाओं की पूर्ति ना होना, यौन इच्छाओं की पूर्ति ना होना, यौन क्षमता की कमी होना। ये सब चीज़ जो है एडल्ट में हो सकता है, जो कि शादीशुदा है, वो सब में बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकता है। यौन इच्छा की पूर्ति ना होना, यौन क्षमता की कमी होना। अगला पॉइंट है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में हमारा आता है रीति रिवाज, सामाजिक प्रतिमान, परंपराएं एवं आदर्श। सामाजिक कारण क्या होता है? रीति रिवाज। जो रीति रिवाज अच्छा हो वो तो अच्छा, जो रीति रिवाज लाभदायक हो, अच्छा हो, वो तो अच्छा ही है व्यक्ति के लिए, जो पॉजिटिव लाता है व्यक्ति के मन में। जो भी खराब रीति रिवाज है, खराब रीति रिवाज मतलब हमारे देश का जो रीति रिवाज है कि महिलाओं को जो है पुरुषों के खाने के बाद ही खाना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा मान सम्मान देना चाहिए, लड़कियों को कम देना चाहिए। ये सब रीति रिवाज जो है व्यक्ति में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। सामाजिक प्रतिमान, परंपराएं एवं आदर्श। सामाजिक प्रतिमान मैंने अभी कहा, जैसे कि पुरुषों को जो है अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जो है ऊपर चढ़ाकर हमेशा रखना, उसको आदर्श के रूप में सम्मान देना, प्रतिष्ठा देना, ये सब भी हमारे जो है मानसिक संघर्ष का कारण बन सकता है, मानसिक द्वंद्व का कारण हो सकता है। संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण में क्या है? अप्रसन्नता, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, हीन भावना एवं व्यक्तिगत असफलता। व्यक्तिगत संवेगात्मक कारण में अप्रसन्नता, व्यक्ति का प्रसन्न नहीं होना, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, हीन भावना एवं व्यक्तिगत असफलता।
व्यक्तिगत असफलता भी जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है। अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हमारा होगा कमजोर शारीरिक स्थिति, बेरोजगारी, व्यवसाय में घाटा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। कमजोर शारीरिक स्थिति, आर्थिक कारण यदि आर्थिक कारण से है तो आर्थिक स्थिति जो होगा वो खराब होगा, बेरोजगारी होगी, व्यवसाय में घाटा होगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगा। ये सभी तो हमारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के काउजेज। आगे हमारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स। हमारा फर्स्ट टाइप्स है स्वीकार संघर्ष, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति के सामने दो ऐसी प्रेरणाएं होती है जिन्हें वह स्वीकार करता है और दोनों को पूर्ण करना चाहता है। स्वीकार संघर्ष, इसका याद करने का तरीका स्वीकार संघर्ष। व्यक्ति के सामने जब दो ऐसी प्रेरणा या संघर्ष होती है, प्रेरणाओं के स्थान पे यहाँ संघर्ष भी हो सकता है। दो ऐसी प्रेरणा या संघर्ष होती है जिन्हें वह दोनों को स्वीकार करता है और दोनों को पूर्ण करना चाहता है। वह दोनों को स्वीकार भी करता है और दोनों को पूर्ण करना चाहता है। तो एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे व्यक्ति शाम में दोस्त की शादी में शामिल होना चाहता है और हॉल में जाकर सिनेमा भी देखना चाहता है। एक व्यक्ति जो है दो प्रकार का संघर्ष करना चाहता है। शाम में जो है दोस्त की शादी में शामिल भी होना चाहता है और हॉल में जाकर सिनेमा भी देखना चाहता है और दोनों को स्वीकार करता है। तो यह स्वीकार संघर्ष होता है। अगला पॉइंट है तिरस्कार संघर्ष। जब हमारा स्वीकार संघर्ष था तो व्यक्ति दोनों प्रेरणाओं को जो है स्वीकार करना चाहता था और दोनों को पूर्ण करना चाहता था। अब है हमारा तिरस्कार संघर्ष, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दो ऐसी प्रेरणाओं से संघर्ष होता है जिनमें व्यक्ति दोनों से बचना चाहता है, मतलब दोनों को तिरस्कार करना चाहता है। एग्जाम्पल में है, एक व्यक्ति ना तो काम करना चाहता है और ना ही कमजोर कहलाना चाहता है। इसका एग्जाम्पल है, व्यक्ति काम भी नहीं करना चाहता और कमजोर भी नहीं कहलाना चाहता है। अब देखेंगे जो व्यक्ति काम करता है किसी भी तरीके का, जिस भी तरह का काम करता है, वो यदि वो फिजिकल काम करता है तो थोड़ा सा फिजिकली मतलब हाथ से काम करता है, पैर से काम करता है तो उसका देखेंगे वो हाथ पैर काफ़ी मजबूत होता है। जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है वो काफ़ी उसका हाथ पैर थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो तिरस्कार संघर्ष का अच्छा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति न तो काम करना चाहता है और न ही कमज़ोर कहलाना चाहता है। इसमें जो व्यक्ति है दोनों संघर्ष को तिरस्कार करना चाहता है। तीसरा हमारा तिरस्कार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो है एक संघर्ष को व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है। इसके जो है इस पॉइंट से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक संघर्ष को व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है, एक संघर्ष को तिरस्कार करना चाहता है। तो ऐसे संघर्ष को जो स्वीकार तिरस्कार संघर्ष कहा जाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन है, इसमें ऐसी प्रेरणाओं से संघर्ष होता है जिनमें एक को व्यक्ति पूरा करना चाहता है और दूसरे से भागना चाहता है। मतलब एक को स्वीकार करना चाहता है और दूसरे को तिरस्कार करना चाहता है। इसका एग्जाम्पल है, खिलाड़ी खेल तो खेलना चाहता है परंतु चोट से बचना चाहता है। खेल में तो चोट लगता ही है, जबकि एक व्यक्ति जो खेल भी खेलना चाहता है और चोट से भी बचना चाहता है। हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है दोहरा स्वीकार तिरस्कार संघर्ष।
डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति एक और निर्णय कर लेने के बाद भी दूसरे प्रलोभनों से डवाडोल रहता है, यद्यपि वो अपना निर्णय छोड़ भी नहीं पाता है। इसमें जो व्यक्ति है एक चीज़ को वो पहले ही स्वीकार कर लेता है और दूसरे चीज़ को भी स्वीकार करना चाहता है, मतलब दूसरे प्रलोभनों से भी डवाडोल रहता है, उसे भी स्वीकार करना चाहता है और अपना निर्णय छोड़ना भी नहीं चाहता है। जो वह पहले स्वीकार कर चुका है उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है और दूसरे प्रलोभनों से भी दूसरे चीज़ को भी स्वीकार करना चाहता है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ जो आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगे।